हेलो एवरीवन, वेलकम टू अगेन द सार्थिक लर्निंग हब। ओके बेटा, तो अपनी जो सीरीज चल रही है विलियन, है ना, दैट मीन्स सोल्यूशन की, है ना, उसका आज लास्ट लेक्चर होगा बेटा, फोर्थ लेक्चर। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जिसमें मैंने अभी तक जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं उन पे सब पर एक एक क्वेश्चन तैयार करेंगे हम लोग, ठीक है ना। हाँ, पूरा कंप्लीटली जो तीनों लेक्चर अगर देखकर आएगा उसी को लेक्चर 4 समझ में आएगा, ठीक है। देखो, हम लोग एक क्विक रिकेप ले रहे हैं बेटा। क्विक रिकेप का मतलब होता है कि टाइम कम है हमारे पास में और हमें हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा टच करना है, ठीक है ना। तो ये आपको भी खुद से भी पढ़ना पड़ेगा बेटा, ये मैं बता दे रहा हूँ, ये सच्चाई है कि मेरे लेक्चर देखने के बाद अगर आप एनसीईआरटी को रीडिंग करते हैं तो आई होप आपको ज़्यादा बेटर और समझ में आए, है ना, और दो चार चीज़ें आपको ज़्यादा पता चल जाए। मैंने कॉन्सेप्ट की डील तो कर दी है और कुछ एक्स्ट्रा बातें रहती। मैंने एक लेक्चर में शायद तुम्हें बताया भी था कि एनसीईआरटी में कुछ पिंक कलर के बॉक्सेस हैं, कुछ इंटेक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अगर आप उनको खुद से ट्राई करते हैं, खुद से बनाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो बॉक्सेस के क्वेश्चन एज इट इज उठकर आपके एग्जाम में आ जाए, है ना। ठीक है, चलो चलते हैं। तो बेटा आज का जो टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना, वांट ऑफ फैक्टर से। अब सर सवाल ये है कि वांट ऑफ फैक्टर होता क्या है। देखो, मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमने ये कंटेनर ले लिए, है ना, ये एक हमने एक पात्र लेके रखा है ना। हम क्या करते थे बेटा, इसमें कोई लिक्विड ए भरा हुआ था, है ना, कोई लिक्विड ए नाम का था, ठीक है। उसमें कुछ सॉल्यूट हमने मिलाया था, है ना, कुछ सॉल्यूट हमने क्या मिला दिया था, बी मिला दिया था, ठीक है। तो वांट ऑफ फैक्टर आया क्यों, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वांट ऑफ फैक्टर की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्यों वांट ऑफ फैक्टर का मतलब कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। देखो क्या होता है ना, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर NaCl लूँ, है ना, इसको मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने क्या है बेटा, एक कोई लिक्विड लेके रखा है, ठीक है। ये इसमें मैंने क्या है, NaCl 1 मोल क्या मिला दिया मैंने इसमें, NaCl, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पे जो सॉल्वेंट लिया है वो मैंने आपको कहा 1 kg सॉल्वेंट मैंने लिया है। सॉल्वेंट मतलब मैंने यहाँ पर 1 kg विलियन लिया है ना। और जो मेरा NaCl है बेटा, वो एज अ सॉल्यूट वर्क कर रहा है। सॉल्यूट मतलब विलय के जैसे काम कर रहा है, ठीक है ना, ये चीज। अब मैंने आपसे बोला कि बेटा चलो इसका डेल्टा टीबी निकाल के बताओ। डेल्टा टीबी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना, ठीक है ना। तो तुम बोलोगे कि सर आपने इसका सूत्र बताया था मुझे कल, केबी। अब देखो, अब आज की क्लास में जो कोई डायरेक्ट आ जाएगा, उसने कल की क्लासेस पढ़ा नहीं है तो उसे कैसे समझ में आएगा, है ना। केबी इंटू मोलेरिटी, है ना। यहाँ पे क्या था बेटा, मोलेरिटी था। हाँ, मोलेरिटी नहीं था बेटा, मोलेलिटी था। हाँ सर, क्या था, मोलेलिटी था। क्या था, मोलेलिटी था, ठीक है। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, जो कि मैंने आपको बता के रखा है ना, विलय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई क्या बेटा, वॉल्यूम। हाँ हाँ सर, वॉल्यूम नहीं ना सर, है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में बेटा, इन केजी, इन केजी। तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि के भी वैसे ही रहेगा, डेल्टा टी भी, है ना। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितने हैं बेटा, अच्छे से ध्यान दे, यहाँ पर 1 मोल है। कितने मोल है, 1 मोल, ठीक है। और वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में हमने कितना लिया, सॉल्वेंट का वेट वो भी हमारा 1 है ना। तो कुल मिला के बेटा कितना आ जाएगा, डेल्टा टीबी जो है वो केबी के इक्वल आ जाएगा, है ना। ये बेटा थ्योरेटिकल है, ये जो हम निकाल रहे हैं, थ्योरेटिकल बोलो या फिर कैलकुलेटेड बोलो, कैलकुलेट किए ना हमने, है ना। तो ये जो हमारी जो वैल्यू आई है ये कैसी आई है बेटा, थ्योरेटिकल। कैसी है ये, थ्योरेटिकल है। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ आएगी, ये हमारी जो वैल्यू है ये है बेटा थ्योरेटिकल, या फिर इसको आप कैलकुलेटेड भी बोल सकते हो, है ना। लेकिन आप ये समझो कि जो NaCl है वो एक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, वो एक क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। सर ये इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ है भाई, बेटा इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं,
अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, अपने आयंस में टूट जाते हैं। ब्रेक हो जाना मतलब टूट टूट जाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं बेटा। हिंदी में क्या बोलते हैं सर? हिंदी में से विद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट पूरी केमिस्ट्री में याद रखना, अगर मैं एक इलेक्ट्रोलाइट हूँ और मेरे को अगर आपने किसी सॉलिड में डाल दिया तो मैं अपने आयंस में टूट जाऊंगा। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ बेटा वही बात है। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो अपने आयंस में क्या होंगे? ब्रेक। अब देखो आपने यहाँ पर कितना लिया था? 1 मोल। कितने लिए थे आपने यहाँ? 1 मोल। लेकिन क्या होगा देख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। जैसे आपने इसको सॉल्वेंट में डाला तो ये अपने 1 मोल Na+ में ब्रेक हो जाएगा और ये 1 मोल Cl- में ब्रेक हो जाएगा। बात आई समझ में? 1 मोल Na+ में चेंज होता है। जो आपकी जो थ्योरेटिकल और या फिर कैलकुलेटेड जो वैल्यू है बेटा वो नहीं आएगी, कुछ और ही आएगा, है ना। देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आप कितने लेके चल रहे थे? 1 मोल। लेकिन आप ये समझो ना कि जब आपने इलेक्ट्रोलाइट को किसी सॉल्वेंट में डाला तो इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में हो गया ब्रेक। अब वो 1 मोल नहीं रहा, अब वो कुल मिला के कितने हो गए हैं? सॉल्वेंट में जाने के बाद में 2 मोल्स हो चुके हैं। तो इससे क्या होगा सर? इससे बेटा जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़े वो अफेक्टेड हो जाएगी। बात आ रही समझ में? इसकी वजह से, इस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो आपने कैलकुलेटेड किया है, आपने कैलकुलेटेड किया, आप लेबोरेटरी में फॉर एग्जांपल के लिए थे, आपने वहां से मेजरमेंट किया 1 मोल NaCl का, उसको आपने सॉल्वेंट में डाला और आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसे थ्योरेटिकल कैलकुलेटेड ऐसे निकाल रहे हो, लेकिन जो आप निकालोगे वो गलत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्वेंट में जाकर अपने आयंस में क्या हो चुका है? ब्रेक हो चुका है। उसने 1 मोल Na+ बना लिया और 1 मोल क्या बना लिया बेटा? Cl- बना लिया। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। तो सर वांट ऑफ फैक्टर की क्या जरूरत पड़ी? वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ गुणांक आई की क्या जरूरत पड़ी बेटा? वांट ऑफ फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देने से, है ना, जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़े, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मेटिक प्रेशर, सभी में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? वांट ऑफ फैक्टर का। तो वांट ऑफ फैक्टर से क्या होगा बेटा? जो हमारी जो ये गलतियां हो रही है ना, जो थ्योरेटिकल और जो कैलकुलेटेड जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअल वैल्यू से मिलेगी नहीं, है ना। क्या बोल रहा हूं मैं? जो हमारे जो कैलकुलेटेड है ना, ये जो हमने कैलकुलेटेड वैल्यू निकालेंगे ना हम, इसका मान मतलब जो गणना करके जो आप मान निकालोगे वो वाला मान कभी भी बराबर नहीं आएगा किसके? एक्चुअल वैल्यू के। कभी भी किसके बराबर नहीं आएगा? एक्चुअल वैल्यू के बराबर नहीं आएगा, या फिर आप इसको एक्सपेरिमेंटल भी कह सकते हो, है ना। एक्सपेरिमेंटल मतलब जो आप, जब आप प्रयोग करके देखोगे तो कुछ और ही मान आ जाएगा। समझ में आई बात? तो एक्चुअल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है बेटा वो अलग अलग आने लग जाएगी, है ना। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेटा क्या चीज आई थी? ये वांट ऑफ फैक्टर आया था। और वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, वो मैं आपको अभी धीरे धीरे बताऊंगा। फिलहाल में आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी कि वांट ऑफ फैक्टर क्यों आया था। वांट ऑफ फैक्टर सिर्फ बेटा इनकी वजह से आया है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से, विद्युत अपघट्य की वजह से आया है। अब सर आगे बताइए। तो बेटा वांट ऑफ फैक्टर हम निकालेंगे किसके लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब वांट ऑफ गुणांक किसके लिए बेटा? प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए। किसके लिए? प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए, क्या बेटा? वांट ऑफ, है ना, वांट ऑफ गुणांक। ठीक है, ये चीज है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं बेटा? जिनका बेटा ये जो है 100% इनका क्या हो जाता है? डिसोसिएशन। क्या हो जाता है इनका? डिसोसिएशन मतलब ये पूरी तरह से टूट जाते हैं 100%। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आप NaCl की अगर बात कर लो, NaCl बेटा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? अगर आपने NaCl को बेटा वाटर में डाल दिया, किसमें डाल दिया? वाटर में डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इसके 100 मोल लेके चले थे। कितने मोल लेके चला था इसके? 100 मोल, है ना। मैंने इस 100 मोल को कहाँ डाल दिया? वाटर में डाल दिया। तो मैं आपको बताऊँ ये अपने 100 Na+ और 100 Cl- में ब्रेक हो जाएगा,
है ना, क्योंकि बेटा ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, प्रबल विद्युत अपघट्य है। प्रबल विद्युत अपघट्य पूरी तरह से अपने आयनों में विभाजित हो जाते हैं। डिसोसिएशन होना मतलब विभाजित हो जाना, बात आई समझ में, है ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लोग वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे? अगर मैं बात करूं इस NaCl की ही, किसकी बात करूं बेटा, इस NaCl की ही अगर मैं बात करूं, है ना, ये जो NaCl है ये ब्रेक होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना बेटा, ये ब्रेक होगा किसमें, Na+ और Cl- में। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं की थी, जब मैंने इसको किसी सॉल्वेंट में नहीं डाला था, तो ये 1 था, 100% को मैं 1 कंसिडर कर रहा हूँ। ये तब ब्रेक नहीं हुआ होगा भाई, सॉल्वेंट में डाला ही नहीं तो कैसे ब्रेक हो जाएगा। फिर आपने क्या किया, इसको सॉल्वेंट में डाल दिया, जैसे आपने सॉल्वेंट को में डाला तो 1 NaCl से 1 Na+ बनता है और 1 Cl- बनता है ना। ये 1 लिए हो तो ये भी कितना बनेगा, 1 ही बनेगा, ये भी कितना बनेगा, 1। मैंने आपको बताया था ना, 100 लिया था तो 100 ही Na+ बन रहे थे और 100 ही Cl-। तो भाई मैंने यहाँ पर 1 लिया हूँ तो ये 1 1 ही बनेंगे और ये 0 हो जाएगा ना बाद में पूरी तरह से, क्योंकि टूट चुका है। तो आप यहाँ पर देखो कि अगर मुझे वांट ऑफ फैक्टर निकालना है ना, तो पहले कितने थे बेटा, पहले वाले को नीचे रख देंगे। अभी टोटल कितने हो गए बेटा, ये 1 ये +1, तो कैसा आ जाएगा, इसका वांट ऑफ फैक्टर 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, इसका वांट ऑफ फैक्टर आ जाएगा 2, है ना। एक और एग्जांपल मान लो कि ये है Na2SO4, क्या है बेटा, Na2SO4। सर मुझे 1 मिनट के लिए आप ये बता दीजिए कि आप ये ब्रेक कैसे कर देते हैं, है ना। तो देखो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो, या एक बेसिक नॉलेज के लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे करते हैं, है ना। ध्यान से समझना, है ना, ध्यान से समझना, ठीक। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई फॉर्मूला है आपके पास में, है ना, और ये जो मैं ब्रेक करना सिखा रहा हूँ ये सारे के सारे बेटा आयनिक कंपाउंड है ना, आयनिक यौगिक है। इनको कैसे, मान लो कोई आयनिक यौगिक दिया है आपके पास में AXBY टाइप का, है ना, ये कोई आयोनिक कंपाउंड में ही चलाना है इसको, है ना। तो कैसे करते हैं, देखो ये जो Y है ना बेटा, इस और एक बात याद रखना, आयनिक कंपाउंड में सबसे पहले क्या लिखे जाते हैं, केटायन और एनायन, है ना। और पूरी केमिस्ट्री में ये बात याद रखना बेटा कि सबसे पहले केटायन लिखे जाते हैं फिर एनायन लिखे जाते हैं मोस्टली, ठीक है। अपने को क्या करना है सर, इनको ब्रेक करने की बेटा एक ट्रिक समझ लो या एक कॉन्सेप्ट ही समझ लो। ये जो बी का जो है ना नीचे Y लिखा है, इसको पावर बनाना किसकी, A की, और जो A के नीचे X लिखा है उसको पावर बनाना किसकी, B की। ठीक है सर, बना लेंगे सर, है ना। A की पावर बन, और सामने बेटा कौन है, सामने केटायन है तो ये +Y, ठीक है। और बेटा बताओ ये B, ये क्या हो जाएगा, -X, ठीक है। ब्रेक कर लिए, देखो Y को पावर बना दिए किसकी, A की, है ना, और B पे पावर किसकी बना दिए, सॉरी हाँ, जो A के ऊपर जो पावर बनाए हैं वो किसकी बनाए, B की, और B के ऊपर जो पावर बनाए वो किसकी बनाए, A की, है ना सर। इतना कर लेंगे बेटा आप। इसके बाद बेटा एक बात याद रखना, यहाँ जो नीचे लिखा रहता है उसको सामने लिख देना, यहाँ जो नीचे लिखा है उसको क्या लिख देना, सामने लिख देना, ठीक है। तो ये किसी भी आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करने का एक क्या है बेटा, तरीका है, ठीक है ना। ये बात आप याद रखना, है ना, इंपॉर्टेंट है, ऐसा समझ लीजिएगा, है ना। छोटे छोटे बेसिक्स हमें पता हो तो केमिस्ट्री और ज़्यादा बेटर हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इसको ब्रेक करना है ना, इसको हमें क्या करना है, Na2SO4 को ब्रेक करना है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा, SO4 पूरा का पूरा ही एक मॉलिक्यूल है ना, इसके कुछ नहीं लिखा है यहाँ, मतलब क्या होगा, 1 होगा। तो आप क्या करोगे, Na, है ना, +1, है ना, और क्या करोगे, +SO4 -2, और मैंने आपको क्या बताया था कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको सामने लिख देना। तो ये कैसे ब्रेक होगा बेटा, 2Na+ प्लस SO4 -2, है ना। अब देखो यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर निकालने का मैं एक सीधा सा और एक सिंपल सा फंडा बता देता हूँ आपको कि जितने आयंस हैं उनको आप गिन लीजिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, जितने आयंस हैं उनको आप गिन लीजिए, है ना। कितने आयंस है बेटा, अगर हम यहाँ अच्छे से देखें तो, सर मैं अगर अच्छे से देखूँ तो यहाँ 2Na है और यहाँ पर क्या है, 1 जो है वो SO4 -2 है। तो बेटा इसका आयनिक फैक्टर कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा बेटा इसका आयनिक फैक्टर, 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम Mg3PO4, एक और एग्जाम्पल ले ले क्या हम, हाँ सर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। Mg2PO4 ट्वाइस, Mg2PO4 ट्वाइस, Mg3PO4, Mg2 तो नहीं हो सकता, Mg3 होगा, है ना, क्या होगा, Mg3। चलो ठीक है सर, इसको ब्रेक कैसे करेंगे, बिल्कुल बेटा अभी तो मैंने आपको सिखाया ना। ब्रेक करने का सिंपल सा फंडा ये है कि यहाँ जो पावर है, यहाँ जो नीचे लिखा है उसको हम केटायन की पावर बना देते हैं,
सामने कैटायन ही लिखे जाते हैं क्योंकि। और सर यहाँ जो है उसको कैसे करेंगे सर, ये PO4 लिख लेंगे सर, और जो यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है सर उसको यहाँ पर माइनस की पावर में डाल देंगे। सबसे पहले सर कैटायन लिख लेंगे सर, फिर एनायन लिख लेंगे, ठीक है। फिर आपने हमें बताया है कि जो 3 है उसको सामने लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे जो 2 है इसको सामने की तरफ लिख लेंगे, ठीक है। ये एक तरीका है बेटा, है ना, आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करने का एक तरीका है, कॉन्सेप्ट है ये, इसको ट्रिक ना ले, है ना। अगर आप अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, रेफरेंस बुक में पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीजें दिखाई देगी, अच्छे मॉड्यूल्स में भी आपको ये सब कुछ दिखाई देगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के हमारे पास आयंस कितने आ रहे हैं बेटा, सर हमारे पास 3 Mg+2 है और 2 PO4-3 है, तो टोटल सर अगर देखा जाए तो 5 है। तो हाँ ना बेटा, वांट ऑफ फैक्टर भी कितना आएगा, 5। आप जो सोच रहे हो बिल्कुल वही आएगा, कितना आएगा, 5 ही इसका क्या आएगा, वांट ऑफ फैक्टर आएगा। सर ये बात तो हो गई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इलेक्ट्रोलाइट वीक भी होते होंगे क्या सर, बिल्कुल बेटा इलेक्ट्रोलाइट वीक भी होते हैं। तो ये देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कहानी, देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट में ना एक नया ही शब्द आ जाएगा, क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या आएगा बेटा, डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। यहाँ पर एक नया शब्द पढ़ने मिलेगा, क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना। ये जो चीज है ना बेटा, ये डिग्री ऑफ जो डिसोसिएशन जो वर्ड मैंने आपको बताया, ये आपको कहाँ, आयनिक इक्विलिब्रियम एक चैप्टर है वहां भी मिलेगा, केमिकल काइनेटिक्स जो आपके सब्जेक्ट में है अभी जो सिलेबस में, वहां पर भी आएगी ये चीज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आएगी बेटा, बहुत सारी जगह, है ना। और अपने को दिमाग में याद रखना है, सर इसको हिंदी में क्या बोलते होंगे, वियोजन की कोटि। क्या बोलते हैं बेटा, वियोजन की कोटि, है ना, वियोजन की क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, ठीक है। सर ये क्या चीज होती है बेटा, ये जो है, देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं ना, पूरी तरह से ब्रेक नहीं होते, है ना। अगर हम यहाँ लिख दे हिंदी में इसकी डेफिनेशन, तो हम क्या लिखेंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्य, क्या लिखेंगे बेटा, दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन तथा आई, के नहीं, का वियोजन तथा आई, है ना, का वियोजन तथा आई, आई मतलब वांट ऑफ फैक्टर। जो बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो पहली बात अपने आयंस में पूरी तरह से नहीं टूटते, है ना। ये क्या, यह अपने आयंस में पूरी तरह, है ना, नहीं टूटते, नहीं टूटते अपने इसमें बेटा, ये पूरी तरह से नहीं टूटते, ठीक है। और इन्हीं के लिए बेटा क्या आता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताता क्या होगा सर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेटा जो है वो हमें बताता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ, कितना परसेंट टूटा। जैसे मैंने बोला कि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर एग्जाम्पल के लिए CH3COOH, मैंने बोला कि ये 20% टूटा, है ना, 20% टूटा। कितना टूटा बेटा, 20% टूटा, मतलब सर देखा जाए तो 0.2%, 0.2 इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इतने परसेंट ही ये ब्रेक हुआ है ना। तो इसको बताने के लिए बेटा जो टर्म आया था उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ही चलता है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, अल्फा से। और इससे हमें ये पता चल जाता है कि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट कितना परसेंट ब्रेक हुआ। जैसे मैंने बोला 20% ब्रेक हुआ, 30%, है ना। इसको हम अगर मान लो 100 लेके चल रहे हैं तो 100 में 2 ऐसे होंगे जो ब्रेक होंगे, है ना। जैसे कि मान लो मैंने 100 CH3COOH लिया है, CH3COOH, है ना, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है। तो आप ये समझो कि इसमें से 2 ही ऐसे होंगे जो CH3CO- दो में भी नहीं टूटते बेटा, पॉइंट में ब्रेकिंग होती है इनकी, है ना। और 2 क्या मिला होगा, H+। पूरी तरह से ब्रेक हुए क्या, नहीं हुए सर, 2 पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुए, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। बात समझ में आई। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या आता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पर आता है ना। और आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की हेल्प से ही हम क्या निकालते हैं, वांट ऑफ फैक्टर निकालते हैं बेटा। जैसे कि हम यहाँ निकाल लेंगे एक फॉर्मूले से I-1 और N-1। सर ये I क्या है सर, ये सॉरी I तो पता है सर, N क्या है सर, बताते हैं ना बेटा। देखो आपको एग्जाम में ये दिया रहेगा कि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट 0.2% ब्रेक हुआ है, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट
40% ब्रेक हुआ है, 20% ब्रेक हुआ है, 10% ब्रेक हुआ है ना, 0.1 टाइम्स ब्रेक हुआ है, 0.2 टाइम्स ब्रेक हुआ है। तो ऐसा दे सकते हैं वो, है ना। तो ये इसकी वैल्यू आपको गिवन रहेगी, ठीक है। सर इसका आई मैं ऐसे निकाल लूंगी क्या जैसे अभी स्ट्रॉन्ग के लिए निकालती थी? नहीं बेटा, आई नहीं निकाल पाओगे, है ना। हाँ, हम एन को निकाल सकते हैं। एन कैसे सर? जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ना बेटा, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है क्या, HCN, क्या है ना, ये HCN है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में बेटा देखो, मैं इक्विलिब्रियम का साइन बनाऊंगा, है ना, साम्यावस्था का क्या बनाऊंगा, साइन, है ना। अभी मैंने क्या बताया था तुम्हें, स्ट्रांग वाले में कहीं बनाया था क्या? नहीं, स्ट्रांग वाले में नहीं बनाया था, है ना। वीक वाले में क्या होता है, ये अपने आयन्स में ब्रेक होगा, H प्लस और Cn माइनस, H प्लस और Cn माइनस में क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो वो ये वापस H प्लस और Cn माइनस मिलके HCN बना सकते हैं ना। इक्विलिब्रियम रिएक्शन का मतलब वही होता है कि अभिकारक उत्पाद बना सकता है, उत्पाद जो है फिर से अभिकारक बना सकते हैं। और मैंने अगर बोला बेटा कि चलो इसके लिए निकालो, तो देखो n क्या है सर, n है बेटा नंबर ऑफ आयंस, है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में n क्या है, नंबर ऑफ आयंस, है ना। अभी आयंस केटायन भी हो हैं और एनायन भी है, केटायन भी है और एनायन, ऐसा नहीं कि एक ही आयन गिन लेंगे, है ना। देखो कितने आयन मिले भाई हमको यहाँ देखा जाए तो, सर एक H प्लस है और एक Cn माइनस में, तो कुल मिला के सर 2 है। तो हम यहाँ अल्फा कैसे निकालेंगे इसके लिए, अल्फा बराबर लिख लेंगे I-1 2-1, मतलब अल्फा क्या आएगा यहाँ पर, I-1, अल्फा किसके इक्वल आएगा, I-1। अब मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अल्फा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी। तो जब अल्फा की वैल्यू गिवन रहेगी बेटा, तो आप ये -1 को इधर ला लोगे तो +1 में आएगा, मतलब आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, वन टॉप फैक्टर निकाल सकते हो, है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसी कहानी नहीं होगी, है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या था, पूरी तरह ब्रेक करके हम क्या आयंस गिन लेते थे, और वो आयंस को ही हम वन टॉप फैक्टर बोल देते थे, है ना। लेकिन यहाँ पर आप आई मतलब वन टॉप फैक्टर निकाल नहीं सकते, है ना। यहाँ पर आपको वन टॉप फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एन की वैल्यू आपको खुद ही दिख जाएगी, है ना। एन की वैल्यू सर कैसे निकालूंगी, जैसे बेटा यहाँ पे मैंने बताया था ना ब्रेक करके, वैसा सेम यहाँ पर तुम एन की वैल्यू को निकाल सकते हो ब्रेक करके इनको। बात समझ में आई। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का आई आपको पता होता नहीं है, आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। और क्वेश्चन कभी भी आएगा, या आप पुराने क्वेश्चन उठा के अगर देखते हैं, तो आप ये देखेंगे कि जो अल्फा है उसकी वैल्यू आपको दी हुई रहेगी। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होगी, है ना। तो मैंने आपको जो बातें बताया, मैंने आपको जो बात बताया था, कौन सी बात बताए थे सर, मैंने आपको एक बात बताया था कि वांट ऑफ फैक्टर क्यों आया था, वो आपको समझ में आ गया होगा। वांट ऑफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोलाइट से शुरू हुआ है ना, विद्युत अपघट्य से शुरू हुआ है। अब विद्युत अपघट्य दो प्रकार के, एक प्रबल एक क्या, दुर्बल, है ना। उनका मैंने आपको कहानी पूरा समझा दिया कि प्रबल की कैसी कहानी है, दुर्बल की कैसी कहानी। तो ये कब जनरेट होता है वांट ऑफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट, जब आप सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट ले लो, और इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, किसी सॉल्वेंट में जाने पर अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, है ना। अगर आप खुद भी एक इलेक्ट्रोलाइट और आपको उठा के अगर मैंने किसी सॉल्वेंट में डाल दिया, तो आप खुद भी अपने आयनों में ब्रेक हो जाएंगे, है ना। तो उससे क्या हो रहा था, शुरू स्टार्टिंग किया था ना मैंने, उससे क्या हो रहा था कि जो थ्योरेटिकल वैल्यू थी, है ना, और जो एक्चुअल वैल्यू, और या फिर जो एक्सपेरिमेंटल करके जो वैल्यू आ रही है, वो अलग अलग आ रही थी। उसको सुधारने के लिए क्या करेंगे हम, जितनी भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें सब में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, वन टॉप फैक्टर का, ठीक है ना। और वन टॉप फैक्टर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी, है ना। एक एक वर्ड को सुनना बेटा मेरे, है ना, एक एक वर्ड को सुनना मेरे, काफी स्पीड में बोलता हूं मैं, है ना। एक एक वर्ड को मेरे सुनोगे तो ही कॉन्सेप्ट बैठेगा, है ना। नहीं तो बेटा हिंदी की बुक से, सर हिंदी के कॉन्सेप्ट से रटते चले जाओगे, और रटंत विद्या से एग्जाम नहीं निकलती, मैं बता रहा हूँ। रटने से 11th-12th में अच्छा परसेंट बन सकता है, लेकिन रटने से कोई एग्जाम नहीं निकल सकती, ठीक है। आपको अप्रोच करते आनी चाहिए। क्वेश्चन अगर सामने आ गया तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है, वहां रटना नहीं है। वहां कोई आपसे वन टॉप गुणांक की परिभाषा लिख कर सिद्ध कीजिए, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। अब तुम लिखोगे नहीं कि वन टॉप के अनुसार ऐसा ऐसा, ये नहीं होता, है ना। वहां पर आपको समझना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप 11th-12th से भी कंपैरिजन मत करना, ठीक है ना। हाँ हाँ सर, ठीक है। देखो सबसे पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी बेटा, सबसे पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसका फॉर्मूला आपने हमें ये बताया था, ठीक है, ये बताया था बिल्कुल। अरे 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 अरे, ये बताया था ना, हाँ सर यही बताए थे, यही बताए थे सर, ये मोल फ्रैक्शन आ गए थे बी के। फिर सर आपने दूसरी बारी में हमें ये बताया था सर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बेटा किसके बराबर होता है, ये बताए थे सर,
फिर क्या बताए थे आपने, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी बताए थे सर, यही बताए थे सर, है ना। और आपने ये भी बताए थे सर ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। तो हम क्या करेंगे, सब में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, वन टॉप फैक्टर का। किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, वन टॉप फैक्टर का। किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, वन टॉप फैक्टर का। ठीक है, समझ में आई बात। तो सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अब पहले उनका फॉर्मूला ये हुआ करता था, है ना, आई नहीं था, अब उनमें सब में हमने क्या लगा दिया है, आई। आई मतलब हमने क्या लगा दिया, वन टॉप फैक्टर लगा दिया। क्यों लगा दिया, ताकि हमारी जो थ्योरेटिकल वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू है वो, और जो हमारी एक्चुअल वैल्यूज हैं, जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, वो अलग अलग ना आए, वो दोनों की दोनों कैसी आए, सेम आए। आई होप आपको ये प्यारा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलो अगला है बेटा बहुत ही खूबसूरत, हेनरीज लॉ, है ना। किसका लॉ है ये, हेनरी का लॉ है। हेनरी लॉ हमें क्या बताता है सर, हेनरी लॉ हमें ये बताता है बेटा कि अगर आपके पास, अगर मेरे पास क्या, अगर आपके पास, है ना, अगर आपके पास, डायग्राम बना लेता हूँ बेटा फिर बता रहा हूँ, है ना। ये कोई क्लोज्ड कंटेनर है, कोई बंद पात्र है बेटा, है ना। इसमें आपने क्या किया है कि किसी गैस को डिसॉल्व कर रहे हो, है ना। गैस को बेटा लिक्विड में मिला रहे हैं, है ना। गैस को द्रव में मिलाना, है ना। यहाँ पर मान लो कोई गैस है ना, ये जो गैस है, ठीक है, ये गैस, गैस के पार्टिकल हैं, ठीक है, कंटेनर बंद रखा है मैंने, ये ना, ये डिसॉल्व हो रहे हैं बेटा, किसमें, ये डिसॉल्व हो रहे हैं लिक्विड में। सर ऐसा वाला कहीं होता है क्या, बिल्कुल बेटा, कोल्ड ड्रिंक देखे हो, कोल्ड ड्रिंक में जब आप कोल्ड ड्रिंक को ओपन करते हो तो ऊपर से जो है वो CO2 गैस निकलती है ना। हाँ आई थिंक CO2 गैस ही होती है। तो CO2 गैस जो है वो निकलती है, वो CO2 गैस बेटा जो लिक्विड है, जो हम इनटेक करते हैं, जो हम पीते हैं स्प्राइट का या जो भी है, जिसका भी, जो भी कोल्ड ड्रिंक है ना, उस लिक्विड के ऊपर में रहती है। मतलब गैस को डिसॉल्व किया जाता है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। क्यों किया जाता होगा सर, उसको सुरक्षित रखने के लिए, है ना। तो देखो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाता है ना। कैसे सर, कैसे हो जाएगा, मान लो बेटा गैस का कोई मॉलिक्यूल है, उसने वाटर, मान लो मैंने यहाँ पे जो लिक्विड भरा है ये कौन सा है, वाटर ही है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसा मान के चलते हैं कि ये वाटर है, और ये कोई गैस है ना। गैस बेटा मान लो O2 है, O2 डिजोल्व हो सकती है बेटा H2O में, है ना। हाँ, तो O2 को अपन डिजोल्व कर रहे हैं, घोल रहे हैं किसके अंदर, गैस को डिजोल्व कर रहे हैं लिक्विड के अंदर, है ना। तो हो सकता है कि गैस के मॉलिक्यूल इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ में क्या बनाते होंगे, बॉन्ड बनाते होंगे, भाई अंदर जाके तो बॉन्ड ही बनाएंगे ना, फिर बॉन्ड बनाते होंगे, फिर कभी कभी होता होगा कि ये गैस के मॉलिक्यूल फिर बाहर हो जाते होंगे। मतलब ये कुल मिला के यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम चल रहा है, बॉन्ड बन भी रहे हैं, बॉन्ड टूट भी रहे हैं, बॉन्ड बन भी रहे हैं, बॉन्ड टूट भी रहे हैं। तो बेटा ये जो गैस का प्रेशर है ना, हेनरी अंकल ने हमसे ये कहा कि बेटा ये जो गैस है, अब गैस का प्रेशर तो होगा ही ना दीदी, तो ये जो गैस का प्रेशर है, प्रेशर ऑफ गैस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस पर, सुनो, प्रेशर ऑफ गैस और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ जो गैस हम ले रहे हैं, जब ये गैस के पार्टिकल कहाँ घुल चुके हैं, लिक्विड में घुल चुके हैं, लिक्विड में डिसॉल्व हो चुके हैं, उस समय का मोल फ्रैक्शन है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, क्या बोलेंगे इसको हम, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर, लिक्विड के अंदर, है ना, लिक्विड के अंदर क्या, ये मोल फ्रैक्शन किसका, लिक्विड का, ये सॉरी गैस का मोल फ्रैक्शन किसमें, लिक्विड में। और ये क्या है बेटा, प्रेशर ऑफ गैस, ये क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, गैस का प्रेशर, ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब आप जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ज्यादा गैस जो है वो लिक्विड में डिसॉल्व होती जाएगी। ये कहना था किसका, हेनरी अंकल का। किसका कहना था बेटा, ये हेनरी अंकल का कहना था। बात समझ में आई, है ना, कि आप जितना ज्यादा, जितना ज़्यादा आप प्रेशर यहाँ से क्रिएट करते जाएंगे उतना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन गैस का, मतलब उतनी ज़्यादा मोल गैस जो है वो किसी लिक्विड में डिसॉल्व होगी। आई होप आपको इतनी समझ में आई, बात समझ में आई होगी बेटा। हाँ सर यहाँ से इसका साइन हटा देते हैं सर, बिल्कुल बेटा हटा देते हैं। तो प्रेशर ऑफ गैस जो है वो आ जाएगा KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। ये सर KH क्या है यहाँ पर बेटा, KH जो है उसको हम बोलते हैं क्या, हेनरी कांस्टेंट। KH को हम क्या बोलेंगे बेटा, हेनरी कांस्टेंट। क्या बोलेंगे उसको हम, हेनरी का कांस्टेंट, ठीक है। वेयर KH इज, KH क्या है बेटा, हेनरी कांस्टेंट, है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी गैस का
दाब, है ना, गैस के मोल प्रभाज, किसमें, द्रव में, द्रव में किसी गैस के मोल प्रभाज के कैसा होता है, समानुपाती होता है बेटा, है ना। समानुपाती का निशान हटा के कभी भी अगर इक्वल टू का साइन इंट्रोड्यूस करोगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है, उसको हम यहाँ पर जो है हेनरी का, भाई हेनरी का लॉ है तो उसने अपना ही कांस्टेंट रखा होगा, है ना। उसका कांस्टेंट क्या है बेटा, के एच, क्या है बेटा, के एच, ठीक है। तो के एच को हम क्या बोलेंगे, हेनरी कांस्टेंट, क्या बोलेंगे बेटा उसको, हेनरीज कांस्टेंट, क्या बोलेंगे, हेनरीज कांस्टेंट, है ना। और जो बेटा हेनरी का कांस्टेंट होता है ये के एच, ये डिपेंड करता है ये जो तुमने लिक्विड लिया और ये जो गैस लिया इन दोनों के पेयर पर, है ना। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग, डिपेंड्स मतलब निर्भर करता है, डिपेंड्स अपॉन ये लिक्विड और ये क्या, गैस, है ना, लिक्विड गैस पेयर, क्या लिख देंगे हम इसको, लिक्विड गैस पेयर, उन दोनों के जोड़े पर निर्भर करता है कि आपने कौन सा लिक्विड लिया है, कौन सा लिक्विड में कौन सी गैस को डिसॉल्व कर रहे हो, है ना, कौन से लिक्विड में कौन सी गैस को, मतलब ये द्रव और गैस के जोड़े पर निर्भर करता है, द्रव गैस युग्म, अच्छा शब्द क्या है हिंदी का, युग्म, इस पर आइए बेटा ये निर्भर करता है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी, हेनरी का कांस्टेंट आपको मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। और एक बात बता रहा हूँ बेटा, जब जब के एच की वैल्यू बढ़ेगी, जब जब के एच की वैल्यू बढ़े, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, है ना। द्रव में गैस की क्या, है ना, गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता, विलेयता, है ना, विलेयता के कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। इसका क्या मतलब है सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का, कि बेटा अगर के एच की वैल्यू बढ़ेगी, किसकी वैल्यू बढ़ेगी बेटा, अगर के एच की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा सर, के एच की वैल्यू बढ़ने से, के एच की वैल्यू बढ़ने से क्या होगा सर, अगर के एच की वैल्यू बढ़ेगी तो जो गैस है, जो लिक्विड में जो घुल रही है उसकी मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। केएच की वैल्यू बढ़ने से जो गैस की जो सॉलिबिलिटी है, मतलब जो गैस आप लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो उसकी सॉलिबिलिटी कम होगी, उसकी विलेयता, उसकी घुलनशीलता जो है बेटा वो कम हो जाएगी। और कुछ बताइए सर इसके बारे में जो आ सकता है एकदम, बिल्कुल बेटा बताएंगे ना, बिल्कुल, कैसे नहीं बताएंगे आपको। जब जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, जब जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जब जब बेटा किसको बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, है ना, तब तक बेटा के एच की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, तब किसका मान बढ़ेगा बेटा, के एच का मान भी बढ़ेगा, तब किसका मान बढ़ेगा बेटा, तब बेटा ये जो के एच जो हेनरी कांस्टेंट है इसकी वैल्यू भी कैसी होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अब आप इतना दिमाग लगा सकते हैं कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर के एच की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, मतलब किसी गैस की लिक्विड में जो घुलनशीलता है, जो सॉलिबिलिटी है वो कैसी होगी बेटा, कम हो जाएगी। बात समझ में आई सर, और कुछ बताइए। बिल्कुल बेटा, और एक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसकी यूनिट, इसकी क्या बेटा, इसकी यूनिट बताना चाहता हूं मैं आपको, है ना। ओ माय गॉड, क्या हो रहा है सर, ठीक है बेटा थोड़ी सी जगह लूंगा मैं यहाँ, ठीक है ना। ये सर टेम्परेचर का एम कहीं और चला गया, बिल्कुल बेटा लिख देते हैं ना, ठीक है, छोटी सी बात है ना, दिख तो रहा है ना, हाँ ठीक दिख रहा है। देखो यहाँ क्या आ गया, हाँ यहाँ क्या लिखा था बेटा, लिक्विड, है ना, हाँ चलो देखो, मैं ये बता रहा था कि जो के यूनिट ऑफ के एच है, जो उसकी इकाई है, यूनिट ऑफ के एच जो है ना। अब देखो मोल फ्रैक्शन की कोई इकाई होती है, इस फॉर्मूले को अच्छे से देखो, मोल फ्रैक्शन की कोई इकाई होती ही नहीं है सर, नहीं होती सर मोल फ्रैक्शन की कोई इकाई, है ना। तो हाँ, तो मोल फ्रैक्शन की कोई इकाई नहीं होती, तो जो प्रेशर की यूनिट होगी वही किसकी यूनिट होगी, के एच की यूनिट होगी। तो है ना, यूनिट ऑफ के एच क्या होती है बेटा, अगर के एच की यूनिट की बात की जाए तो एटीएम होगी, अगर मैं एटीएम में रखूँ, प्रेशर की यूनिट है ना एटीएम, तो ये दोनों के बराबर आ जाएंगे। देखो इसकी कोई यूनिट होती नहीं है ना, तो देखा जाए तो प्रेशर ऑफ गैस और हेनरी कांस्टेंट एक दूसरे के इक्वल समझ में आएंगे तुम्हें। तो जो यूनिट प्रेशर की होगी वही यूनिट किसकी होगी, के एच की होगी। आई होप बेटा आपको इतना समझ में आया होगा। अब बेटा मैं इसके जो लास्ट कॉन्सेप्ट को टच करने की कोशिश करूंगा, वो है मेरा क्या, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, है ना। आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं बेटा, आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं,
है ना, ये पूरी दुनिया जहान को पता है, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, है ना, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, है ना। इसमें इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा बेटा मैं, एक ग्राफ भी है इसमें, है ना। वो ग्राफ वगैरह पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, जहां से क्वेश्चन आ सकता है वो बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लेक्चर अपना क्विक रिकेप है ना, पूरा कंप्लीटली पढ़ाऊंगा तो बेटा समय भी कम है, चीजें ज्यादा बटोरनी है हमको, है ना। ऐसा नहीं कि सोल्यूशन को ही पढ़ रहे हैं, फिर भी 4 क्लासेस हो गई है ना, फिर भी 4 क्लासेस हो गई है शॉर्टकट में भी, है ना। ठीक, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ठीक है। इसमें बेटा एक बात याद रखना, जो हम ये जो सॉल्वेंट लेते थे, है ना, हम यहाँ जो सॉल्वेंट लेते थे, मान लो हमारा तो ज़्यादातर सॉल्वेंट ए नाम का ही था, इसमें हम किसको मिला देते थे, कोई बी नाम के सॉल्यूट को मिला देते थे। ये क्या है बेटा, अपना सॉल्यूट है, और ये क्या है, अपना सॉल्वेंट है, ठीक है। तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और ए के बीच में होगा, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी और बी के बीच में भी होगा, और वही वाला इन दोनों को मिलाने पे जो सॉल्यूशन बनेगा ए बी, या फिर मैं डायरेक्टली अगर ऐसा लिख दूं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और ए के बीच में होंगे। फिर आपने क्या किए थे, देखो यहाँ बहुत सारे, अरे यार यहाँ बहुत सारे यहाँ बहुत सारे ए बेटा क्या थे, सरफेस के ऊपर थे, था ना। ये पुराना कॉन्सेप्ट याद करो ना बेटा। फिर तुमने क्या किए थे बेटा, यहाँ पर कुछ बी के आ गए थे ना। अब ये जो है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ये भी जो है, ये भी वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब है कि ये घुल सकता है, इसकी वाष्प बन सकती है ना। ये वोलाटाइल होने का मतलब है कि जिसकी वाष्प बन सकती है, या आप ये समझ लो कि बी मैंने ऐसी चीज ली है जो ए में डिसॉल्व हो जाती है ना, सॉलिड में। सॉलिड जो है पूरी तरह से घुल जाता है। घुल जाने का मतलब है कि अब यहाँ पर ए भी आ गया और बी भी आ गया, ठीक है। फिर आप ये बात याद रखना, यहाँ जो काम की बात है वो बता रहा हूं मैं, कि जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और ए के बीच में होंगे। सर ये क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब जैसे बंध, जैसे बेटा बंध, जैसे आकर्षण बंध ए और ए के बीच में बंद होंगे, जैसे आकर्षण बंध बी और बी के बीच में होंगे, इनसे बनने वाला जो विलियन है, जिसमें आपको नए वाले बंध दिखाई देंगे किसके बीच में, ए और बी के, ये सारे कैसे होंगे बेटा, एक जैसे होंगे। बराबर होने का मतलब है कि कैसे होंगे, एक जैसे होंगे, है ना। इन तीनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, आकर्षण, अब कोई भी हो सकता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब कुल मिला के बॉन्ड से है, पूरे पूरे बॉन्ड को ही तो हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। आकर्षण के जो बल है वो सब कैसे होंगे बेटा, इक्वल होंगे, ठीक है ना। सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इनसे मिलके बना जो सॉल्यूशन है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सब बेटा एक दूसरे के कैसे हैं, इक्वल है ना। काम की बात बता देते हैं सर। काम की बात यह है बेटा कि इसमें जो डेल्टा एच मिक्सिंग है ना, इसमें कोई हीट ना आप लोगे, ना आपको हीट मिलेगी, है ना। ना हीट का एब्जॉर्बेशन होगा, ना हीट रिलीज होगी, ना उत्सर्जित होगा, ना अवशोषित होगा। डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 0 आएगी। ऐसे ही यहाँ पर डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होने का मतलब बेटा, ना कोई डेल्टा वी मिक्सिंग है ना कोई आयतन बढ़ेगा ना घटेगा। क्या क्या लिख दिए सर, दिख भी नहीं रहा है, लिख देते हैं ना बेटा, अच्छे से लिख देते हैं, है ना। डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो भी कैसी आएगी, 0 आएगी। मतलब आयतन में किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा। डेल्टा का मतलब ही क्या है बेटा, डेल्टा हमें यही बताता है ना, चेंज को तो दिखा रहा है डेल्टा, है ना। तो किसी भी प्रकार से चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, है ना, किसी भी प्रकार से आपको। डेल्टा एच मिक्सिंग है ना, और डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी, है ना, हमेशा कैसी होगी, निगेटिव होगी। कैसी होगी बेटा, निगेटिव। उसके लिए भी वही होगा, है ना। जो फैक्चुअल बातें थी जो एग्जाम में पूछ सकता है, वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। वैसे आप बुक से पढ़ेंगे तो इसके बारे में काफी कुछ उसमें भी लिखा है, ग्राफ भी बना हुआ है कि राउल्ट लॉ से, है ना, इसमें आएंगे वो ग्राफ, ठीक है बेटा। ये क्या करते हैं सर, ये राउल्ट नियम का पालन नहीं करते होंगे, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। ये क्या है, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉन आइडियल सोल्यूशन। हिंदी में क्या बोलते हैं सर इनको, इनको बोलते हैं बेटा हिंदी में आदर्श विलयन। कैसा विलयन, आदर्श विलयन। जिस प्रकार से मुझे अपनी टीचिंग करियर में इस टाइप का कोई स्टूडेंट नहीं मिला, है ना, आइडियल स्टूडेंट्स, ठीक है, होते ही नहीं है बेटा।
है ना। रियल लाइफ में भी आइडियल सोल्यूशन नहीं होता है ना, सिर्फ पढ़ने की चीज है। हाँ, नॉन आइडियल लोग तो मिलेंगे ना सर, मैं खुद हूँ सर नॉन आइडियल, है ना। अनादर्स, क्या बोलेंगे इसको, अनादर्स विलियन, ऐसे ही विलियन होते हैं। रियल लाइफ में कोई भी विलियन आदर्श नहीं हो सकता। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये क्या होते हैं सर, ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है सर, और कुछ बताइए सर। बिल्कुल बेटा, बताते हैं। इसमें क्या होगा ना बेटा कि ये जो है, जो ये मान लो अपना क्या है, सॉल्वेंट, है ना, ये जो बी हमने क्या लिए हैं, सॉल्यूट, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, है ना, इनसे बनने वाला जो विलियन है, उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखे जाएंगे वो बिल्कुल कैसे होंगे, अलग देखे जाएंगे। कैसे देखे जाएंगे, अलग देखे जाएंगे ना। इनके बीच में हो सकता है कोई दूसरा बॉन्ड हो, मतलब इन दोनों के बीच के बॉन्ड तो सेम होंगे, है ना। क्यों सर, ये इनके बीच के बॉन्ड अलग अलग क्यों नहीं हो सके भाई, क्योंकि एक प्रॉपर्टी है लाइक डिसॉल्व लाइक, है ना। अगर ये एक दूसरे में घुल रहे हैं मतलब इन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बराबर रहे होंगे, समान समान में खुलता है। गधी लड़की के साथ रहना ज्यादा पसंद करती है, नहीं सर ऐसी बातें नहीं है। हाँ ठीक है, वो तो एक एग्जाम्पल था, ठीक है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट, अगर इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर रहेगा बेटा, है ना, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या किसी भी प्रकार का बॉन्ड है वो इक्वल होगा, क्योंकि समान समान में घुलता है ना, ये चीज है, ठीक है। और हाँ, लेकिन जो नए वाले जो, जब इनका सॉल्यूशन बन जाएगा तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेंगे वो अलग मिलेंगे। अच्छा सर ये बात है, क्यों, हाँ बेटा यही वाली बात है। अच्छा सर ऐसा है ना। हाँ अब देखो, अब ये हो सकता है कि अगर आप अपना अच्छा दिमाग लगा के सोचो कि ये हो सकता है कि या तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, ये जो सॉल्यूशन के, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, है ना। पुराने वालों से जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनसे कम भी हो सकते हैं। तो बेटा जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है वो दो प्रकार का विचलन दिखाता है। दो प्रकार का क्या दिखाता है, विचलन। एक होता है बेटा क्या, एक क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन। एक क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन। और एक होता है बेटा निगेटिव डेविएशन। डेविएशन, डेविएशन मतलब विचलन, है ना। एक को हम क्या बोलते हैं बेटा, धनात्मक विचलन, इसको हम क्या बोलते हैं, धनात्मक विचलन, है ना, विचलन, है ना। अनादर्श विलयन जो है दो प्रकार के विचलन दिखाते हैं, एक धनात्मक और एक क्या, ऋणात्मक। एक धनात्मक और एक क्या, ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन। बात आई समझ में, एक धनात्मक विचलन और एक क्या, ऋणात्मक विचलन, ठीक है। तो देखो ऐसा हो सकता है कि जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे वो सॉल्यूशन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनसे ज्यादा आ जाए या उनसे कम हो। ज्यादा कम मतलब हो सकता है कि यहाँ पे कोई स्ट्रांग बॉन्ड रहा होगा इन दोनों के बीच में, और जो नया सॉल्यूशन बना उसमें कुछ वीक बॉन्ड आ गया। या उल्टा भी सोच सकते हो कि इनके बीच में कोई वीक बॉन्ड रहा होगा और जो नया सॉल्यूशन बना इन दोनों से मिलके उसमें कोई स्ट्रांग बॉन्ड आ गया होगा, है ना। तो जब पॉजिटिव डेविएशन कब दिखाएंगे सर, पॉजिटिव डेविएशन बेटा तब दिखाएंगे जब ए मतलब सॉल्वेंट सॉल्वेंट, बी मतलब सॉल्यूट सॉल्यूट, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी सॉल्यूशन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे, ठीक है। तो ऐसे वाला केस किसमें आएगा, पॉजिटिव डेविएशन में। किसमें आएगा ये, पॉजिटिव डेविएशन में। सर अगला बताओ सर। अगला बेटा ये है कि निगेटिव में क्या होगा बेटा, निगेटिव में ये होगा कि जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट, अरे ए क्या है भाई, सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्यूट, और नया वाला क्या बना अपना, सोल्यूशन। इन दोनों ने मिलके क्या बना लिए, सोल्यूशन बना लिए ना। इन दोनों ने मिलके क्या बना लिए बेटा, सोल्यूशन बना लिए। तो हो सकता है कि इनसे कम वाला हो जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनसे क्या आ जाए, कम हो जाए। ये क्या बता रहे हो सर आप, देखो सिंपल सा फंडा है। हो सकता है इन दोनों के बीच में कोई स्ट्रांग बॉन्ड रहा होगा, कोई प्रबल बंध रहा होगा, फिर इन दोनों ने मिलकर जो विलियन बना है उसमें कोई दुर्बल बंध आ गया होगा। बात आ रही समझ में। इसमें उल्टा समझ लो, हो सकता है कि इन दोनों के बीच में कोई स्ट्रांग, कोई वीक बॉन्ड रहा हो और जो नया सोल्यूशन बना उसमें कोई स्ट्रांग बॉन्ड आ गया होगा। बात समझ में आ रही ना, ठीक है। तो अब ऐसे पढ़ोगे तो ढेर सारा है ना, लेकिन ये काम की बात है ना, फैक्चुअल बातें को पता रखो, बस एग्जाम निकालनी ना बेटा। हाँ ठीक है, ठीक है। तो हाँ ये इतनी बातें आई होप आपको समझ में आ गई होगी, है ना। इसमें बेटा, इसमें सर ये क्या होगा सर, ये डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग, ये बेटा मैं बता रहा हूँ इसका क्या होगा, है ना। डेल्टा एच मिक्सिंग
और डेल्टा वी मिक्सिंग का क्या होगा सर, बता रहा हूँ बेटा क्या होगा। ठीक है, अरे कोई मतलब नहीं है बेटा, है ना, खुद से ही लिख देते हैं। लिखिए ना सर, लिख लिख देते हैं ना बेटा। ठीक, देखो इसमें जो डेल्टा एच मिक्सिंग है, जो काम की बात है वो बता रहा हूँ, है ना। जो डेल्टा एच मिक्सिंग है, ओहो, डेल्टा एच मिक्सिंग, इसकी वैल्यू भी बेटा कैसी आएगी, पॉजिटिव। इसकी वैल्यू भी कैसी आएगी, पॉजिटिव, है ना। डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव, है ना। डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग भी कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव, है ना। उसमें क्या होगा बेटा, उसमें निगेटिव होगा, है ना। इसमें जो डेल्टा एच मिक्सिंग है, इसमें जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो कैसी आएगी, निगेटिव। इसमें जो डेल्टा वी मिक्सिंग है वो भी कैसी आएगी, निगेटिव, है ना। निगेटिव का मतलब हो सकता है कि जो वॉल्यूम है, जो आयतन है वो कम हो जाए, है ना। इसमें आयतन बढ़ जाएगा मिक्स करने के बाद, बात आ रही समझ में। मिक्स करने के बाद बढ़ सकता है, घट सकता है ना, तो उस बेसिस पे डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग को बताया जाता है ना। तो मेरे ख्याल से ये बातें आपके पल्ले पड़ गई होंगी कि मैं आपको क्या क्या बताना चाह रहा हूँ। समझ में आई बात। सर कोई एग्जाम्पल है क्या, है ना बेटा, है ना। अगर पानी में, इसका एक एग्जाम्पल है मेरे पास रखा हुआ, अगर पानी में क्या डाल दिया हमने, एल्कोहल। पानी में अगर हमने क्या मिलाया बेटा, एल्कोहल को मिलाया, तो वो एक पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है। और अगर आपने पानी में ही HNO3 को मिला दिया, पानी में ही किसको मिला दिया, HNO3 को अगर आपने मिला दिया, तो पानी में ही अगर आपने HNO3 को मिला दिया तो बेटा ये एग्जाम्पल है किसका, नेगेटिव डेविएशन का। ये किसका एग्जाम्पल है, नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है। बात आई समझ में बेटा, है ना। तो मैंने बेटा अगर ऐसा देखा जाए तो एक ओवरव्यू आपको इस चैप्टर का पूरा दे चुका हूँ, ओवरव्यू दिया हूँ, ठीक है ना, एक रिकेप है ना। अब आपको क्या करना है कि ये लेक्चर्स और एनसीईआरटी बुक को साथों साथ पढ़ना है। सर ये तो पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा दिया आपने, क्वेश्चंस कहाँ है सर, मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा बेटा, क्वेश्चन पूरे कराए जाएंगे, है ना। पहले थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन करो तो ज़्यादा बेटर है ना। अभी हम लोग मेच्योरिटी के उस लेवल पे नहीं है कि डायरेक्टली क्वेश्चन प्रोसीड करने लगे, ठीक है ना। और डायरेक्टली क्वेश्चन प्रोसीड करने से क्या होता है ना कि वैसा क्वेश्चन अगर वापस आ गया तुमको एग्जाम में तो बना लोगे, लेकिन अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमाया तो तुम अप्रोच नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन उसी से बनते हैं जिसकी थ्योरी अच्छी हो, बिना थ्योरी की प्रिपरेशन किए डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप मारना, आई थिंक मेरे हिसाब से, मेरी नज़रों में ये सही नहीं है। और लास्ट में बेटा मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, क्या कहना चाहोगे सर, थैंक यू। क्या कहना चाहूँगा बेटा लास्ट में मैं आपसे, थैंक यू इस लेक्चर को देखने के लिए, इतना टाइम देने के लिए कि आपने ये सब चीज़ों को समझा, देखा। अब मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त है कि आप पूरे चारों लेक्चर को जो है वो अच्छे से देख लें, है ना, और अच्छे से इसको समझ लें, है ना। थैंक यू, एक मुस्कुराता हुआ साइन, ठीक है बेटा, ये, है ना। और आपको अगर बाकी और भी लेक्चर्स पढ़ने हैं तो आप सार्थक एकेडमी के ऐप पर जाइए, वहाँ से कोर्स ले लीजिएगा। इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी ले सकते हैं और कंप्लीट भी ले सकते हैं, मेरे ख्याल से कंप्लीट लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है बेटा, मिलेंगे एक टाइम बाद और फिर, और एक नई सब्जेक्ट, एक नए टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे, है ना। और आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आप और कौन से चैप्टर्स मुझसे पढ़ना चाहते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, या फिर आप फिजिकल में। थैंक यू सो मच बेटा।